नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपका पवन ठाकुर। एक बार फिर हम वार्ड नंबर 70 में आ चुके हैं और यहां का सर्वे किया है कि जनता का क्या है मूड। जनता ने अपनी राय रखी कि कहीं पे तो है खामियां और कहीं पर है बहुत सारी स्वच्छता, और बाकी बिहारी जो एरिया है, क्षेत्र जो आता है, वहाँ काफ़ी बैरिकेटिंग को लेके जो पूर्व में पार्षद रहे उनका विरोध भी है और कहीं पर उनका समर्थन भी है। हमने काफ़ी दुकानदारों से भी चर्चा की कि उनकी क्या है राय। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 70 के जो पूर्व के पार्षद रहे हैं और वर्तमान में फिर से भाजपा के प्रत्याशी हैं वैभव अग्रवाल जी, उनके पास हैं हम और उनसे जानेंगे कि उनका इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है। पिछले 10 साल पहले सभासद रहे, फिर पार्षद रहे, कैसा रहा, उन्होंने कितना विकास कार्य किया है, उनसे जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस चैनल में। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा एक सवाल रहेगा कि आप पहले जब पालिका थी तब सभासद रहे और अब जब निगम हुआ तब आप पार्षद रहे। इस क्षेत्र से जो वार्ड नंबर 70 के एरिया में जितना भी क्षेत्र आता है उससे आप पहचाने हुए हैं, हर बच्चा आपको जानता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप, जो मेरा सवाल है पहला यही रहेगा कि इस बार आप क्या मुद्दे लेकर आए हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछले लगातार 10 वर्ष से जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा कर रहा हूं और तीसरी बार पार्टी ने फिर से मौका दिया है और 5 वर्ष में जो कार्य कराए हैं उसके बल पर ही हम फिर से एक बार मैदान में हैं। और देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है तो मेरा मानना है कि सबसे पहले उसकी जो एक जिम्मेदारी होती है जनता के प्रति, वो होती है जवाबदेही। कि देखिए, जनता तो जिता देती है लोगों को और लोग जीतने के बाद फिर काम नहीं करते, फ़ोन नहीं उठाते, मिलते नहीं हैं, सोते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो जवाबदेही का मतलब है जब जनता ने हमको जिता दिया तो हम उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेरे हाथ में एक बुकलेट है, इसमें जो अभी 5 साल का हमारा जो कार्यकाल रहा है उसका पूरा इसमें कार्यकाल और कार्यों का वर्णन है। मतलब कि इसको छपवाने का मेरा उद्देश्य ये है कि जब जनता ने हमको जिताया, आशीर्वाद दिया, तो हमारा ये कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम जनता को ये बताएं कि भाई 5 साल पूरे हो गए हैं और इन 5 साल में हमने ये काम किए। और लगभग 1,500 घरों में जाके हमने 6 महीने पहले ये बुकलेट दी थी और आशीर्वाद लिया था कि भाई ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। अभी आपके ऊपर है कि आप हमें पास करें, फेल करें, कितना आप हमें आशीर्वाद दें, ना दें। और इससे पहले भी जब मैं सभासद था तो उस समय भी मैंने ये एक अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड ये बनाया था। मतलब इन दोनों चीज़ों को बताने का मेरा आपको उद्देश्य ये है कि जो भी जनप्रतिनिधि हो उसे जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, काम करना चाहिए। जनता काम करने के लिए ही व्यक्ति को जिताती है और अब जनता बहुत समझदार है, वो ये जानती है, समझती है, अच्छे से परखती है कि किस व्यक्ति ने, और जनता सब चीज़ को देख रही है कि 5 साल में कौन व्यक्ति उनके सुख दुख में रहा, कौन व्यक्ति 24 घंटे उपलब्ध रहा, कौन व्यक्ति उनका फ़ोन उठाता है, कौन व्यक्ति उनके लिए भागा दौड़ी करता है। तो जनता अच्छे से समझ रही है। और रही बात मुद्दों की, तो देखिए, पार्षद से जुड़े हुए 3-4 काम होते हैं जो कि एक बेसिक काम है, जैसे कि सड़क का हुआ, सफाई का हुआ, पानी का हुआ, लाइट का या बिजली का हुआ। तो ये चारों काम हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में 80% काम पूरे कर लिए हैं और 20% काम जो रह गए हैं वो भी पास हैं, उन्हें पास कराने की भी आवश्यकता नहीं है। चूँकि आचार संहिता लग गई और कार्यकाल का अंतिम समय था तो कोई ठेकेदार तैयार नहीं होता, मतलब अपने पेमेंट फंसाने को, तो वो काम पास हैं। जैसे ये पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होगी तो वो भी 20% काम बचे हुए पूरे कर दिए जाएंगे। आपने बात कही, पानी, बिजली, सारी सुविधाएं कराई हैं जी। आप ही के क्षेत्र में लोही बाज़ार में जो लाइट लगी हुई हैं वो सोफा नहीं है, केवल दिखावटी हैं, जलती तो है नहीं। जी। उसमें बंदर जो है वो खेलते रहते हैं। ऐसा क्या, मतलब लाइट लगी तो है मगर जलती नहीं है, उसके लिए आपने क्या प्रयास किया? जो लाइटों का वर्णन मैं कर रहा हूँ वो नगर निगम द्वारा लगाई गई लाइटों की कर रहा हूँ, जो LED लाइट लगी हुई हैं। हाई मास्क लाइट भी एक सब्जी मंडी में लगी हुई है। लगभग 315 LED लाइट, 6 हाई मास्क लाइट लगाई हुई हैं। जिन लाइटों की आप कह रहे हैं वो लाइट और वो काम वर्ल्ड बैंक के अंडर में आता है, जो प्रो पुअर योजना में हुआ है। विकास प्राधिकरण उसकी कार्यदायी संस्था रही और उन लोगों ने पूरे वृंदावन में जहाँ जहाँ लाइट लगाई हैं वो चालू नहीं है। हमारे यहाँ से मतलब नहीं है। तो
आप दोसायत वो आइए, जो पुअर योजना के तहत सड़कें बनी थी, कितनी सड़कें बनी थी उस समय? उसमें 22 गलियों में काम हुआ है, लगभग 10-11 गली हमारे वार्ड में। तो अगर उनसे हटके देखें तो आपने कितनी सड़कें बनवाई उसमें? हमने लगभग 25 सड़कें बनवाई हैं। मतलब टोटल 22 और 25 को हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो 47 सड़कें बन चुकी हैं 22 नहीं, 22 सड़कों का पूरा काम था। 11 सड़क मेरे वार्ड में है, और उन कामों को मैं अपना काम मान भी नहीं रहा हूँ, ना मैंने कोई वो किया है। मैं तो अपने नगर निगम द्वारा 25 सड़कें बनाई हुई हैं, और लगभग वो सड़कें भी ऐसी बनी हैं जो लगभग 25-25, 30-30 साल के बाद बनी। उनमें सिर्फ मैं 2 गलियों का जिक्र करना चाहूँगा, जहाँ हम आप बैठे हैं, पीछे ही सेवा कुंज मोहल्ला है, अधेर गली करके एक गली है। आप अगर जाएंगे, आज़ादी के बाद पहली बार वो गली बनी है। आप चाहें तो अपने कैमरे के माध्यम से स्थानीय लोगों से जानकारी कर सकते हैं। ऐसे ही विद्यापीठ चौराहे पे एक अहीरपाड़ा यादव दूध वालों के बगल में एक गली है, लगभग 35-40 सालों के बाद बनी है। इस तरह की 25 गलियां हमने बनवाई हैं, जो गलियां 20-20, 25-25 साल के बाद बनी हैं। काफ़ी विरोध है आपका बांके बिहारी क्षेत्र में, अटकम्बा क्षेत्र में, कॉरिडोर को लेके, बैरिगेटिंग को लेके, साफ़ सफाई को लेके वहाँ काफ़ी विरोध है। कि बोलते हैं कि जब विरोध हो रहा था तो पार्षद हमारे पास आए भी नहीं, फ़ोन भी नहीं उठाए, ऐसा क्या रहा उस समय? जी देखिए, मैं अकेला जनप्रतिनिधि हूँ और अकेला पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ जिसने कॉरिडोर का विरोध किया। 12 जनवरी को सबसे पहली मीटिंग लद्दाराम धर्मशाला में हुई थी, उस मीटिंग में मैं था। अब देखिए, आपको एक बात बताऊं, देखिए जो लोग प्रभावित हैं, मतलब कि जिनके घर और मकान उस कॉरिडोर के दायरे में आ रहे हैं, वो तो विरोध करेंगे ही, और भी उन्हें भी करना भी चाहिए। भाई, घर दुकान पे बात आ रही है। अब जो विपक्षी लोग हैं, सपा, कांग्रेस, बसपा या अन्य दलों के, उनके लिए तो एक सुनहरा मौका है कि भाई आक्रोश को मतलब उसका फ़ायदा लें, तो वो लोग भी स्वाभाविक है कि विरोध में जाएंगे। अब भाजपा का होके मतलब वो व्यक्ति जो जिस दल से है, उसकी सरकार भी है, उसका प्रशासन भी है, उसके द्वारा उस प्रशासन और सरकार का विरोध करना, ये बड़ा हिम्मत का काम होता है कि नहीं? दूसरी सरकार और प्रशासन का तो कोई भी विरोध कर लेता है। आज को कांग्रेस की सरकार होती, मैं खूब मैं विरोध कर लूँ, पर जब भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य में है और हम भाजपा के प्रतिनिधि हैं, तो विरोध करना हिम्मत का काम है कि नहीं? बिल्कुल है। तो उसी में मैं आपको बता रहा हूँ, 12 जनवरी को पहली मीटिंग लद्दाराम धर्मशाला में हुई थी, सभी लोग उपस्थित थे, मैं उस मीटिंग में गया था और समर्थन दिया था। आप चाहें तो लोगों से पूछ सकते हैं। 13 जनवरी को अगले ही दिन पहला प्रदर्शन लद्दाराम धर्मशाला के सामने सड़क पे हुआ था, उसमें भी मैं शामिल था। अभी कुछ महीने पहले ही जुगल घाट पे एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी मैं गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का मैंने काम किया कि भाई आप कॉरिडोर नहीं बनाएं, आवश्यकता नहीं है, व्यवस्थाओं को सुधार के व्यवस्था बनाई जा सकती है। बेबी रानी मौर्य जो मंत्री हैं, राज्यपाल रही हैं, वो आई थी, उनको भी मैंने सभी गोस्वामियों से मिलवाया था। अभी चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र जी भी आए थे, और अकेला में ऐसा व्यक्ति रहा पूरे वृंदावन का जो उनसे मिला और जिसने उनके समक्ष कॉरिडोर का विरोध दर्ज कराया। तो ये सब काम मैंने किए हैं, और इन कामों के फलस्वरूप मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा, कई बार हमको धमकी भी मिली है। कैसी धमकी? कैरियर से संबंधित, कि आप सत्ता दल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप उस क्षेत्र से पार्षद हैं, आप इन आंदोलनकारियों के साथ क्यों आप खड़े हैं, क्योंकि इससे मुख्यमंत्री तक ऊपर तक गलत मैसेज जा रहा है कि भाई हमारा ही व्यक्ति हमारा विरोध कर रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने कैरियर की पर चिंता कर लीजिए, आगे से फिर आपका कैरियर चौपट हो जाएगा। तो हमने भी उनसे कह दिया कि हमें कैरियर की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि 5 साल हम जिस क्षेत्र से सब पार्षद रहे हैं, जिन लोगों ने हमें अपने कार्यक्रमों में बुलाया है, सम्मान दिया है, माला पहनाई है, खूब प्यार दिया है, उन लोगों को जब वो कष्ट में है तो हम उन्हें अकेला कैसे छोड़ दें? तो आप ये बताइए कि भाजपा का हो के भाजपा का विरोध करना नहीं, जनता का कहना है कि आप विरोध में कहीं नहीं थे। मेरा कहना नहीं है, जनता का कहना है। बिल्कुल, बात आपकी ठीक है। मैं आपको तारीख 22 जब मैंने सर्वे किया था, उस क्षेत्र में सर्वे किया था, तो वहाँ की जो जनता थी उन्होंने कहा है, वहीं पर पूर्व में जो सभासद रहे वहाँ विष्णु प्रसाद जी थे शायद, वो तो आपसे शायद बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे। उनका उस दिन उन्होंने बोल भी दिया था कि मुझको तो जहर की पुड़िया ला के दे दो। बोले पार्षद ने कोई हमारे लिए कार्य ही नहीं किए, नाली हैं वो जाम है। दूसरा, जब त्यौहार आते हैं तो अटकम्बा पे बैरिकेटिंग कर दी जाती है, वहाँ ना लोकल व्यक्ति को अंदर जाने दिया जाता है ना परदेसी को। वो कहते हैं कि जो आम जनमानस है, वहाँ के दुकानदार हैं, वो परदेशियों पर डिपेंड हैं, उनके लिए जो रोजी रोटी है वो परदेशियों से होती है, जो श्रद्धालु आते हैं उनसे होती है, और उस समय वो बंद कर दिया जाता है। आपने उनके लिए क्या किया?
जी देखिए, प्रशासन की तानाशाही तो हो रही है, ये बात तो मैं भी मानूंगा, और लगातार हमने उसके खिलाफ मुखर होकर विरोध भी किया है। अभी 2 दिन पहले आईजी पुलिस दीपक कुमार जी और मंडल आयुक्त आगरा अमित गुप्ता जी दोनों आए थे। उनके समक्ष भी अभी अभी हमने रेलिंग का भी विषय रखा, जो आपने देखा होगा। जी। चौकी से लेकर विद्यापीठ तक जो रेलिंग जो लगाई है, और उन्होंने हमें 2-3 दिन पहले आश्वस्त भी किया था कि अक्षय तृतीया के बाद हमें से हटाएंगे। तो अक्षय तृतीया तो निकल गई, अब हम देख रहे हैं कि प्रशासन इस विषय में क्या करता है। अगर प्रशासन हटा देता है तो ये स्वागत योग्य कदम है, अगर प्रशासन नहीं हटाता फिर हम सब लोग हटाएंगे उसे, क्योंकि भाई जनता को वाकई में कठिनाई हो रही है। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक घटना हुई थी, कौशल किशोर गौतम जी का निधन हो गया, तो उनकी एम्बुलेंस में नहीं आ पाई। बच्चों को आधा 1-1 किलोमीटर दूर छोटे छोटे बच्चों को बैग टांग के जाना पड़ रहा है, वैन नहीं आ पा रही है। पानी की गाड़ी, सिलेंडर वाला ये नहीं आ पा रहा। अगर भगवान ना करे वहाँ कोई आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। 14 अप्रैल को ऐसा पहली बार हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर जयंती वहाँ से नहीं निकल पाई, क्योंकि वहाँ रेलिंग लगा दी गई है। और अगर रेलिंग में ऐसे प्रकार लगी रहेगी तो कोई भी शोभा यात्रा नहीं आ पाएगी, वो बाज़ार एक तरह से छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और मैंने आपसे वही बात रिपीट करी ना कि पार्टी का हो के पार्टी का विरोध करना एक बहुत बड़ी बात है। तो उस दायरे में रह के जो भी मैं कर सकता हूँ मैंने किया है, कैरियर को दांव पे लगा के किया है। मुझे कैरियर की भी कोई चिंता नहीं है, और भविष्य में अगर पार्टी लाइन से अलग हटकर जनता के हित में कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे। हमें पार्टी की भी कोई चिंता नहीं है, पार्टी चाहे। एक सवाल और, मंदिर हैं आपके, जो आपका क्षेत्र है उसमें काफ़ी मंदिर हैं, राधा दामोदर है, राधा वल्लभ है, श्याम सुंदर है, बांके बिहारी है, मदन मोहन जी भी है, शायद काफ़ी मंदिर हैं। जब क्षेत्र में हम सर्वे कर रहे थे तो वहीं के लोकल बासिंदों ने हमको बताया कि राधा वल्लभ मंदिर पर आपके द्वारा शायद डस्टबिन लगवाया गया था एक नगर निगम द्वारा, उसको वो तोड़ दिया गया है। उसके बाद आज वहाँ गंदगी का आवंडर लगा हुआ है, ना तो कोई सफाई की व्यवस्था है। जो गाड़ी आती है डोर टू डोर वाली, वो घर से तो कूड़ा ले जाती है, मगर जो सड़कों पर पड़ा हुआ होता है उसको नहीं ले जाती है। उसके लिए क्या बोलेंगे? जी देखिए, सफाई के बारे में मैं कहूँगा, जब 5 साल पहले मैं इस क्षेत्र का पार्षद बना था तो जगह जगह गंदगी के ढेर थे। जैसे कि जहाँ हम आप बैठे हैं इसके पीछे ही यहाँ दामोदर से रास मंडल वाला मार्ग है, और ये एक बहुत ही प्रमुख मार्ग है। 5 बजे से ही यमुना पूजन करने वाले और मंगला आरती करने वाले निकलते हैं, और जिस किसी की मृत्यु भी होती है उसकी शव यात्रा भी यहीं से निकलती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डलावघर था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि पूरा कूड़ा सड़क पे आ जाता था। तो उस समय जीतने के बाद सबसे पहले उस डलावघर को हटाने का काम किया, आप जानकारी कर सकते हैं। दूसरा, राधा वल्लभ जुगलघाट से राधा वल्लभ जी जाने वाला जो मार्ग है, उधर भी बहुत बड़ा एक डलावघर था, उसे कवर करने का काम किया। रात्रिकालीन सफाई पूरे मत्था मैदान में अगर कहीं प्रारंभ हुई तो हमारे यहाँ हुई, आप जानकारी कर लीजिए बिहार जी बाज़ार में जाके। पहले रात में मैं आपके प्रश्न पे भी आ रहा हूँ, उससे पहले मैं ये भी तो बता दूँ ना कि मतलब क्या क्या हमने सुधार किया है। रात्रिकालीन सफाई सबसे पहले हमने ही प्रारंभ करी पूरे मत्था मैदान में। रात में सफाई पहले नहीं होती थी, बांके बिहारी के आसपास, प्रमुख मंदिरों के आसपास हमने शुरू करी। वर्तमान में भी हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि 24 घंटे सफाई कर्मी उपलब्ध रहते हैं, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट है। अगर आप ये कहेंगे, अगर आपका भी रात में फ़ोन आएगा मेरे पास कि पार्षद जी मैं वहाँ से निकल रहा हूँ 3 बजे और वहाँ कूड़ा पड़ा है, तो हम उठवा देंगे, क्योंकि हम पर सफाई कर्मी मौजूद हैं। इसके अलावा डस्टबिन भी हमने कई जगह लगवाए। अब आप जो आप प्रश्न कह रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर वाला, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि उसमें पीछे की तरफ क्योंकि राधा वल्लभ मंदिर बांके बिहारी मंदिर के बाद इस एरिया का दूसरा बड़ा मंदिर है, और प्रतिदिन फूल बंगले बनना, भंडारे होना वहाँ होता है। और वो जो भी आप कूड़ा बता रहे हैं वो मंदिर का ही कूड़ा है, अन्यत्र कूड़ा नहीं है। मंदिर का ही जो भी फूल बंगले के फूल होते हैं, दोना पत्तल होता है, गिलास होते हैं, वो ही वहाँ पड़ते हैं। कायदे से ये मंदिर प्रबंधन का काम है, पर हम लोग इसे करवाते हैं। हाँ, कमी है कहीं ना कहीं। हम ये भी नहीं कह रहे कि हमने सब काम कर दिए, सब कुछ अच्छा हो गया। कमी है, उन्हें सुधारने का काम कर रहे हैं। भाई आखिर इंसान है ना, हम भी, कमियां हमसे भी होती हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, पर कोई ये भी नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया। हाँ। देखिए, मैं आपसे आया था तब भी कहा था कि कहीं समर्थन है तो कहीं विरोध है, ये तो हर जगह है, हर प्रत्याशी के साथ है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, उसके बाद मैं जानूंगा आपसे कि आपका इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। जो सब्जी मंडी थी वहाँ स्टेडियम बनाया गया था शायद बैडमिंटन का, मगर वो कहीं दिखता नहीं है। आज भी वहाँ जो आवारा जानवर बोल सकते हैं वो घूमते रहते हैं, वहाँ कूड़ा कचरा पड़ा रहता है।
उसके लिए आपने क्या प्रयास किए? बता रहा हूँ। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, ये जहाँ हम बैठे हैं इसके सामने ये बसंत चबूतरा है और पिछले कई वर्षों से ये स्थान उपेक्षित था, 20-25 वर्षों से। अच्छा, फिर यहाँ सब्जी मंडी भी लगती है, आपको पता है, वृंदावन की सबसे बड़ी। तो माँ 3 बजे तक तो सब्जी मंडी लगती है, फिर सब्जी मंडी का कूड़ा उड़ा रहता है, फल सब्जी रह जाती है। फिर चूँकि फल सब्जी रह जाती है तो जो माँ गाय हैं वो उनको खाती हैं, बंदर उनको करते हैं। तो ये स्थान पिछले कई वर्षों से उपेक्षित था और अभी 5-6 महीने पहले ही हमने इसमें सौंदर्यीकरण कराया है, जिसके अंतर्गत आरसीसी फर्श का निर्माण कराया गया। मतलब कि ये इतना प्रमुख स्थान है कि यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, प्रमोद महाजन, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी समेत हर दल के बड़े नेता की यहाँ सभा हुई है। बसंत चबूतरा एक ऐतिहासिक वृंदावन का स्थान है और मेरे मन में आया कि इसका संरक्षण किया जाए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। तो उसी के अंतर्गत हमने एक तो पूरे स्थान पे आरसीसी फर्श का निर्माण कराया। जिस स्थान पे इन सभी लोगों ने अपने भाषण दिए, अपनी स्पीच दी, उस पर हमने लाल पत्थर लगवाया। बाउंड्री में टूटी हुई थी, बहुत गंदगी थी, बाउंड्री को बनाने का काम किया, कलर करवाया, अंधेरा रहता था माँ पूरे में। एक बड़ी हाई मास्क लाइट माँ लगवाई, एक हेडपम्प भी लगवाया क्योंकि सब्जी मंडी वालों को पानी की समस्या थी। शौचालय माइक बनाई हुआ है और 4 माँ पत्थर की बेंच भी लगवाई, जिससे कि खाली समय में आदमी माँ बैठ जाए। इसके अलावा अभी सांसद निधि से सोलर लाइट भी माँ लगवाई। और बैडमिंटन की कहूँ तो वो स्टेडियम नहीं, चूँकि वो एक समतल जगह हमें मिली थी तो हमने माँ एक बैडमिंटन खेलने के लिए एक स्थान बनाया था। स्टेडियम तो चीज़ एक अलग हुई, इंडोर स्टेडियम होता है, कलर होता है, सब कुछ होता है। चूँकि मुझे ये लगा कि मैंने कहा भाई ये स्थान अच्छा है, जगह भी है और बैडमिंटन खेलने को कहीं स्थान नहीं है, तो हमने वो माँ व्यवस्था की थी। पर चूँकि आप जानते हैं कि इस तरह की रात में भी मतलब कबाड़ी वगैरह डोलते रहते हैं या मतलब थोड़ा उस तरह का माहौल है, तो वो उन डंडों को निकाल के ले गए लोग। कई बार हमने यहाँ बहुत सी चीज़ें की हैं, पर रात में असामाजिक तत्व उनको निकाल देते हैं क्योंकि खुला स्थान है, फिर वहाँ कोई रात में रहता भी नहीं है। शौचालय भी जो हमने वहाँ बनवाया उसमें लगभग व्यक्तिगत रूप से हमारा काफ़ी पैसा लगा है। कभी कोई उसका बास बेसन तोड़ जाता है, कभी नलों को कोई तोड़ जाता है, कभी फिटिंग को कोई तोड़ जाता है, कभी टंकी को कोई तोड़ जाता है, तो वो समय समय पे हमें कराना पड़ता है। तो जो आपने प्रश्न किया था कि मतलब आपके यहाँ एक स्थान है और उसमें, तो उसका उत्तर यही है कि उसका सौंदर्यीकरण कराने का हमने पूरा काम किया। और आप अगर जाएंगे अब शाम के समय जब उसमें सफाई हो जाएगी तो आप देखेंगे वो पहले स्थान काफ़ी गंदा रहता था। 8-8, 10-10 तरह की चीज़ें हमने उसमें कराई हैं, जिससे कि लोग में आ सकें और अपना समय व्यतीत कर सकें। देखिए, जो आपका बाज़ार है लोई बाज़ार, काफ़ी फेमस बाज़ार है, काफ़ी फॉरेनर भी जहाँ आते हैं और दर्शनार्थी भी जहाँ आते हैं। बीच में समस्या एक उत्पन्न हुई थी जाम की, अभी भी है कहने को तो वो पूरे वृंदावन में जब जाम की समस्या थी बाज़ार में, तो यहाँ के जो लोकल व्यापारी थे उन्होंने अपने स्कूटर बाइक बीच रोड पे लगा दिए थे। ऐसा क्यों करना पड़ा उन लोगों को? क्या आप उनको वो सुविधा नहीं दे पाए कि वो आप जो जाम था रिक्शों का उसको रोक नहीं पाए? या क्या कारण रहा कि उन्होंने अपने जो वाहन थे उनको बीच रोड पे लगा दिया? ऐसा है, आप ये जान रहे हैं कि वृंदावन पिछले काफ़ी समय से जाम की समस्या से त्रस्त है, पूरा ही वृंदावन। जी। तो उसमें हमारा बाज़ार भी उसी के अंतर्गत आता है। अच्छा, जाम का सबसे बड़ा कारण ई रिक्शा है और हमारे यहाँ भी जो समस्या है वो रिक्शे की है, क्योंकि असीमित संख्या ई रिक्शा की असीमित संख्या से लोग त्रस्त हैं। रिक्शा की संख्या से त्रस्त नहीं, असीमित संख्या। गैर जनपदों से लोग आ रहे हैं, कौन चला रहा है, किस मानसिकता के लोग चला रहे हैं, उनसे आपराधिक गतिविधियाँ भी हो रही हैं कि नहीं, इस तरह की घटनाएँ भी हुई हैं कि नहीं। तो इसको लेके सबसे पहली मीटिंग तो एक यहाँ वृंदावन सोच संस्थान में हुई थी। सबसे पहला व्यक्ति मैं ही था जिसे वहाँ बोलने का मौका मिला और ट्रैफिक की ही बात रखी, उसमें भी रिक्शे की रखी। और मेरी कप्तान साहब से लड़ाई भी हो गई उस समय, मतलब एक बात विवाद हो गया, क्योंकि मैं जनता की बात इतनी जोरदारी से मुखर तरीके से रखी कि उन्हें वो नागवार गुजरी कि भैया आप रिक्शों की समस्या का समाधान करें, संख्या सीमित करें, रजिस्ट्रेशन करें, इनके आई कार्ड हों, रेट लिस्ट हो, रूट हों। भाई आप बताइए ये सब चीज़ होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। और अगर मैंने उनसे ये भी कहा था कि भाई अगर ये आप व्यवस्था कर लेते हैं तो आधी समस्या आप मतलब समाधान हो जाएगा। तो उसमें कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। एक वो संवाद की, एक वो मीटिंग हुई थी। इसके अलावा अभी एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी से भी हम मिले थे जाम की समस्या को लेकर, और उसमें भी हमने ई रिक्शा की समस्या ही हमने रखी उसमें।
तो उनका कहना और हमारे मिलने के अगले ही दिन ई रिक्शाओं को सीज करने की प्रक्रिया चालू हो गई। मेरे पास रिपोर्ट भी है, सारे फोटो हैं। हमने उनसे यही कहा कि भाई ई रिक्शा की असीमित संख्या से नगरवासी त्रस्त हैं, तो मैंने कि इसका कोई समाधान किया जाए। तो वो सीज करना प्रारंभ हो गया। कोतवाल से, सीओ से, एसपी सिटी से बात करी, पर कोई हल निकला नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि उनके भी हाथ में नहीं है, या मतलब जो भी उनकी मजबूरी रही होगी। पर हमने अपने स्तर से प्रयास किया, और फिर उसमें व्यापार मंडल के लोगों ने फिर जगह जगह वो रेलिंग भी लगाई, उससे राहत भी है। हाँ, तो मेरा मतलब यही है कि उस दिशा में मैंने प्रयास किया था। भाई देखिए, मेरी भी दुकान में ही है जी, बिल्कुल। अगर मेरी दुकान नहीं भी होती तब भी मैं करता, पर मेरी भी माँ दुकान है। तो मतलब ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं चाहूँगा कि माँ समाधान हो, पर यह है कि हमारा एक दायरा है, और हम उस दायरे में अपने अधिकारियों से या जनप्रतिनिधियों से हम कह भी सकते हैं, और जितना हो सकता है हम उस समस्या का समाधान कराने का प्रयास भी करते हैं। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? मतलब जीत कर आते हैं या जीतेंगे? अभी आप जनता के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं, इस बार क्या मुद्दा है जनता के बीच में, और एक ऐसा कार्य जो जनता याद करे, ऐतिहासिक हो कि हाँ, वैभव अग्रवाल ने हमारे लिए ऐसा किया जो हमेशा याद किया जाएगा। एक ऐसा कार्य बताइए जो आप करेंगे या कर चुके हैं। जानकारी हुई कि यहाँ कोई भी शौचालय या टॉयलेट नहीं है, और बाहर से आने वाले श्रद्धालु, खासकर महिलाओं को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था। वो मजबूरन लोगों के घरों में, गेस्ट हाउसों में घुसने को विवश थी। तो सबसे पहले हमने बिहारी जी पुलिस चौकी के पीछे एक टॉयलेट बनाने का काम किया, और आप चाहें तो आप जा सकते हैं, अभी भी वो चालू है। मतलब सफ़ेद हाथी नहीं बना हुआ है। हमारे यहाँ 5-6 टॉयलेट हैं, सभी चालू हैं। एक आध कोई हो सकता है, पर बाकी के सब मतलब चालू हैं। तो ये काम देखने में भले ही छोटा है, पर मतलब एक इसका इम्पैक्ट बड़ा है। जी। दूसरा, बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र जो है, उधर आज़ादी के बाद पहली बार लाइट सरकारी स्तर पर हमने लगवाई है। मैं शब्द को फिर से रिपीट करूँगा, आज़ादी के बाद पहली बार सरकारी स्तर पर लाइट हमने लगवाई है। उससे पहले मंदिर के द्वारा 100 वाट के बल्ब लगाकर वहाँ प्रकाश व्यवस्था होती आई थी, पर बल्बों से कितनी रोशनी होती है, फिर बंदरों से तोड़ जाती हैं, किसी ने ईंट मार दी। तो 50 लाइट हमने उस पूरे क्षेत्र में लगवाई। आप अगर चाहें तो गोस्वामियों से बात कर सकते हैं। ये भी कार्य देखने में छोटा लग रहा है, पर इसका भी इम्पैक्ट बड़ा है, क्योंकि जो कनेक्टिंग गलियाँ हैं जिनसे श्रद्धालु मंदिर को जाता है, वो अंधेरे में थी, बल्ब से इतना कहाँ कुछ हो पाता। तो उन सभी गलियों में हमने लाइट लगाने का काम किया। तो आप कल्पना करिए कि बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र जैसा वीवीआईपी क्षेत्र, जहाँ राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अनेक मंत्री आते हों, वो शौचालय और प्रकाश की दृष्टि से कितना पिछड़ा हुआ था। और हमने ही अपने कार्यकाल में ये दोनों काम कराए हैं, जिसका जिक्र बुकलेट में भी है, और स्थानीय लोगों से भी आप जानकारी कर सकते हैं। अब रही बात कार्यों की, तो मैंने आपको बताई थी कि जो सड़क, पानी, बिजली, सफाई के काम होते हैं, 80% काम तो हमने पूरे कर दिए। इस बार अगर मौका मिलता है तो 20% कामों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और देखिए, मेरा मानना ये भी है कि अब तक जो भी मौका मिला, देखिए जब कोई व्यक्ति जीतता है चुनाव, तो वो ये देखता है कि या उसके मन में एक ये भावना रहती है कि भाई किसने मुझे वोट नहीं दी, या किस क्षेत्र से मुझे वोट नहीं मिली, या किस जाति से मुझे वोट नहीं मिली, और वो उधर दुर्भावना बस काम नहीं कराता है। ये आप मानेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हुआ भी है, हुआ भी है। आप ही के बीजेपी के पार्षद हैं, उन्होंने ऐसा किया भी है। मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने सड़क पूरी नहीं बनवाई, एक क्षेत्र था केवल 50 मीटर का टुकड़ा था, उन्होंने छोड़ दिया है वो। तो हमारे यहाँ कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि पार्षद ने भेदभाव किया हो किसी गली के साथ, किसी मोहल्ले के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी समाज के साथ। सबको एक समान सम्मान, सबका एक समान कार्य। दूसरा, हमने अपने व्हाट्सएप के 3 ग्रुप बना रखे हैं, वार्ड 70 के। लगभग 750 परिवार उन ग्रुपों में है 5 साल से, अभी नहीं। और ये एक बहुत हेडेक का काम होता है। मुझसे कई लोगों ने कहा कि ये आप क्या बना रहे हैं, सिरदर्दी मोल ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसी कोई चीज़ बना दोगे तो जनता तो रोज़ आपके मतलब परेशान करेगी। उसको बस नेक डालना ही तो है उसमें, और आप परेशान होते डोलो। पर हमने कही कोई बात नहीं भाई, जब जनता ने जिताया है तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि भले हम परेशान हो रहे पर जनता नहीं हो। तो 3 ग्रुप ऐसे बने हुए हैं जिनमें सभी अधिकारी हैं, सभी लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं। किसी भी अगर वार्ड के व्यक्ति को कोई समस्या होती है, वो उस ग्रुप में डालता है और उसका तत्काल समाधान होता है। तत्काल नहीं होता, 1-2 दिन बाद होता है। तो ऐसा माध्यम हमने जनता को उपलब्ध कराया। जैसे आपने देखा होगा ना कि जीतने के बाद मतलब जनता कहती है पार्षद दिख ही नहीं रहा है, घर पे जा रहे हैं मिल नहीं रहा है, फ़ोन नहीं उठाता है, अपने कामों में लगे रहते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है।
24 घंटे मतलब मुझ पे यही काम है। मेरी दुकान ज़रूर है, 2 दुकान है, पर मैं बैठता नहीं हूँ, कोई भी बता देगा। घर पे भी मैं सुबह का निकलता हूँ, रात को आता हूँ, क्योंकि मैं जनता को ही समर्पित हूँ। तो जनता को हमने एक माध्यम दिया कि आप अपनी समस्या, आपको फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना घर पे आने की ज़रूरत है, व्हाट्सएप पे डालिए और उसका समाधान होता है, और ये हमने किया है। और रही बात अब आप अन्य अन्य अगर मुद्दों की, जैसे आपने कहा कि अगर इस बार आप होते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे, तो देखिए मेरा विचार ये है कि हम पूरे अपने वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करेंगे, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में तो काफ़ी काम हो चुका है, लोग करते भी हैं। मेरा वार्ड सुरक्षित वार्ड है, क्योंकि हमारा वीआईपी इलाका भी है। तमाम तिराहे चौराहे पर हम सीसीटीवी लगाएंगे, जिससे कि वार्ड की मॉनिटरिंग भी होती रहे, और जिससे कि चूँकि श्रद्धालुओं ज़्यादा संख्या में आता है तो फिर चोरी की, लूटपाट की घटनाएं भी होती हैं, वो भी उसमें आ जाएंगी। इस जगह रोकूंगा एक बार, फिर एक सवाल करूंगा। आप सीसीटीवी कैमरे तो लगा देंगे, क्या बंदर उनको छोड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, बंदरों वाला। और मैं पहला ऐसा व्यक्ति था, हमारे यहाँ 2014 में यहीं घर के सामने एक महिला को छत से गिरा दिया, और हम पहले ऐसे व्यक्ति थे। हम सब लोगों ने यहाँ एक बहुत ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया, पूरा बाज़ार बंद कराया। तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष, तत्कालीन विधायक, तत्कालीन सांसद प्रतिनिधि यहाँ आने को मजबूर हुए। आश्वासन भी दिया उन्होंने कि हम बंदर को पकड़ेंगे। सफलता उसमें नहीं हमको मिली। 2018 में मुख्यमंत्री भी अच्छे पात्र आए थे। मैंने ही हिम्मत करी ये कहने की उनसे कि महाराज जी, यहाँ बंदरों की समस्या है, और उन्होंने इसके जवाब में कहा कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए। अगर आपने सुना हो, ये घटनाक्रम यहीं का है, और ये फ़ोटो भी मेरे पास उसका है। कई लोग उसके गवाह भी हैं कि ये घटना हुई है। तो मैंने कम से कम एक जबकि मेरी तो कोई औकात भी नहीं है, मुझ जैसे कितने पार्षद और कितने बड़े बड़े लोग हैं, पर वो भी हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो मैंने एक छोटे जनप्रतिनिधि के नाते सूबे के मुखिया के सामने ये हिम्मत तो की, कम से कम मैं अपने नगर की समस्या को रखूं। सफल और असफल होना तो बात की बात। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, हमारे घर के पीछे यहाँ राधा दामोदर मंदिर है। 3 साल पहले अभी यहाँ राज्यपाल महोदय आई थी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया था और ये बात रखी थी। भाई, वो प्रथम नागरिक हैं हमारे प्रदेश की। तो जब इस तरह के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें जाम की समस्या या बंदरों की समस्या या जो भी समस्या बताएं। जब तक भाई हम उन्हें समस्या नहीं बताएंगे तो कैसे होगा। ये तो जनप्रतिनिधि के स्तर पे अभी प्रमुख सचिव भी आए थे, दुर्गा शंकर मिश्र, उनसे ही मैंने बंदर की समस्या का कहा। अपने जनप्रतिनिधियों से तो हम लगातार कहते ही रहते हैं। अब सवाल रहा बंदर का, तो बंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी वार्ड में, ये तो आप जानते हैं, आप लोकल हैं, वृंदावन के 9 के 9 वार्डों में ये समस्या है। अगर आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि सिर्फ वृंदावन में नहीं, पूरे ज़िले की ये समस्या है। राधा कुंड, गोवर्धन, मथुरा, चौबियापाड़ा, सब जगह ये समस्या है। थोड़ा अगर और आप इसमें डीप जाएंगे तो मुझ पर कटिंग भी रखी है। फिरोजाबाद, कानपुर, कासगंज में लोगों की मृत्यु हुई है छत से गिरा के। और हमारी, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारी संसद और विधानसभा में भी बंदर हैं। वो तो हमारे लंगूर रखे हुए हैं, सुरक्षा रहती है, इसलिए वो नुकसान नहीं पहुंचाते। बंदर माँ भी हैं। तो बंदर की समस्या वृंदावन की अब रही। और एक पार्षद का इसमें सिर्फ मेरे ही चाहने से हो जाए तो भाई मैं आज ही कर दूं, ये तो आप भी जानते हैं। इसमें तो सबका एक सहयोग होगा इसमें। एक वार्ड नंबर 70 के प्रत्याशी हैं, उनका कहना ये है, अगर मैं विजयी होता हूँ तो मैं 2 महीने के अंदर में बंदरों की समस्या से निजात दिलवा दूंगा। वो कहते हैं अगर मुझको और लोगों का सहयोग मिलता है तो मैं 2 महीने में दिलवा दूंगा। तो वो किस स्तर से दिलवा पाएंगे? हो सकता है उन पे कोई कोई जादू की छड़ी हो, या जैसे कि राहुल गांधी जैसे कहते हैं कि मैं आलू डालो सोना निकलेगा, इस तरह की हो सकता है कोई उन पे जादू की छड़ी हो तो वो कर दें। तो मेरा मतलब है कि अगर जनता को उनकी बात पे, अगर जनता विश्वास करेगी, मौका देगी, तो वो ये करके दिखाएं। हाँ, ये है। पर ये है कि ये तो आप भी जानते हैं कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। आखिरी सवाल है मेरा, आपने कहा सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगवाएंगे। बंदरों का मुद्दा है वो अब राष्ट्रीय हो चुका है, माने तो राष्ट्रीय हो चुका है। साफ़ सफाई आप करवा ही रहे हैं और कह रहे हैं जो रह गया है 20% काम वो भी कराएंगे। आखिरी मुद्दा है मेरा एक, जमुना शुद्धिकरण। देखिए, आप पूरी जमुना को शुद्ध नहीं कर सकते हैं, ये मेरा भी मानना है, जनता का भी। अब हर हम कहेंगे तो मजाक सा लगेगा कि पार्षद ने जमुना शुद्ध कर दी, ये मजाक है, मजाक लगेगा। एक जो नाला है आपके क्षेत्र में जो जमुना जी में सीधा गिर रहा है, काफ़ी, देखिए सांसद महोदय ने भी कहा था कि हमने 14 में से 20 नाले टेप करा दिए। जे गणित पता नहीं कौन सी थी उनकी, मगर नाले कहाँ टेप हुए कहीं नहीं दिखती हैं जमुना में। आज भी आपके जो क्षेत्र में, आपके वार्ड में है, नाले सीधे जमुना में गिर रहे हैं। कौन सा नाला?
आपका जो रासमंडल है उसके सामने थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो सीधा नाला यमुना में गिर रहा है। 5 साल आप रह चुके हैं, उससे पहले सभासद भी रहे थे आपने। 5 साल में मेरे ख्याल से आप गए या नहीं गए वो आपको पता होगा, मगर आपने कभी उसके बारे में सोचा या करा कि यमुना में जो सीधा नाला गिर रहा है मैं इसको टेप करने का काम करूं? जो दर्शनार्थी आते हैं, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जो आपका वार्ड है सबसे बड़ा वार्ड है और सबसे ज़्यादा मंदिर देवालय आपके यहाँ है, सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आपके इस वार्ड में आते हैं। तो इस वार्ड को साफ सफाई तो होनी चाहिए, सुरक्षा भी होनी चाहिए। देखिए एक जमुना जी है दिन प्रतिदिन गंदी होती जा रही है और नाला है वो गिर रहा है, उसके लिए आप क्या बोलेंगे, क्या कार्य कर पाएंगे उसके लिए? जी देखिए, हमारे घर के पीछे ही यमुना जी और बचपन से हम देखते आ रहे हैं। हमने सांप भी देखी है 15-20 साल पहले, और फिर अब जो स्वरूप है वो भी देखा है। तो कष्ट तो है ही है, आहत भी हैं, और ये भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि अगर इस सामर्थ्य बने तो मतलब निदान भी कराएंगे। मतलब भाई अभी भाई जैसा कि जो हमारा पद है वो उससे तो भाई समस्या का समाधान होगा नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है राष्ट्रीय लेवल की। तो आहत तो यही है, कष्ट भी होता है। और रही बात नालों को बंद करने की, तो मैं आपको बताऊं कि बीच में नालों को बंद किया भी गया। अब समस्या क्या आई, अभी तक तो ये नाले यमुना में जा रहे थे, अब मान लीजिए इनको कर दिया टेप करके तो होते हैं ना बंद। जी। अब जब वो बंद हो गए तो अब वो पानी सीवर में कनेक्ट कर दिया, जो परिक्रमा मार्ग में जो सीवर डली हुई है। अब ये सीवर 2012 में डली थी समग्र योजना के अंतर्गत, जब मायावती जी की सरकार थी। तो उस समय भी लोगों ने कहा कि सीवर को बड़ा डाल दिया जाए, समय के अनुकूल नहीं है। तो आप अगर आप पूछेंगे तो लोग बता देंगे कि छोटी छोटी सीवर लाइन डाली गई हैं। अब क्या हुआ, अब तक तो जो नाले जमुना में जा रहे थे वो जा रहे थे। जब उनको हमारी सरकार ने अभी कुछ समय पहले टेप करने का काम किया तो उनको उस सीवर लाइन में कनेक्ट किया, और उस सीवर से वो पानी कालीदह सीवेज स्टेशन पे जाता है। आपने देखा होगा, VIP से आगे बहुत बड़ा सीवेज स्टेशन है। उसके बाद फिर वो पागल बाबा और आगे भी जाता है। तो कालीदह पे वो जो अपना जो पंप जो स्टेशन लगा हुआ है वो पानी को शोधित करके यमुना में निकालता है, गंदे पानी को। तो हुआ ये, जब एक साथ कई नालों को जोड़ दिया गया, और उसकी क्षमता इतनी नहीं है ना सीवेज स्टेशन की ना इनकी मतलब है जो लाइन है। तो उससे क्या हुआ कि वो बैक आने लग गया सब, मतलब कि नालियाँ ओवरफ्लो होने लग गई, क्योंकि यमुना में पानी जाना बंद और सीवर लाइन के माध्यम से पानी उधर लेना बंद, क्योंकि उसकी क्षमता कम है, पानी आने लग गया ज़्यादा। तो ये नालियाँ जैसे कि गोविंद घाट के पास, रासमंडल के पास, नालियों में पानी बैक भरने लग गया, तो वो मजबूरन हमें वो हटवाने पड़े। तो उसमें ये है उसमें बात। अगर ये तथ्य नहीं हो तो आप मुझे बता दें, यही इसमें तथ्य है कि वो सीवर लाइन की क्षमता और उस STP की क्षमता इस लायक नहीं है कि वो नालों को टेप करके ले सके। अगर इस बार जीत कर आते हैं तो क्या इससे निजात दिलवा पाएंगे आप? मैंने आपसे फिर कही ना, इसकी अगर क्षमता बढ़ा दी जाए, सीवर लाइनों को बड़ा कर दिया जाए, इस समस्या का कम से कम चीरघाट से लेकर और कालीदह तक समाधान हो जाएगा। जो नाले इस तरफ हैं वो वाले बंद हो जाएंगे। आगे की तो मैं नहीं मैं कहूँगा, पर ये वाले बंद हो जाएंगे। अगर मुझे मौका मिलता है तो जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं उनके माध्यम से हम उन्हें प्रपोज दे के ये काम करवाएंगे। भाई इतना तो भाई, जब हमारी सरकार है राज्य में, केंद्र में, और हम भी पार्षद हैं, डबल इंजन की माँ है, एक इंजन यहाँ लग के और ट्रिपल इंजन हो जाएगा। तो भाई ये हमें मतलब करना चाहिए और करना ही है कि हम मतलब जो भी इस यमुना के प्रदूषण के संदर्भ में अपना योगदान कर सकते हैं, चाहे वो गिलहरी मात्र हो, वो हमें करना चाहिए। क्योंकि इसमें हमें अपनी पॉलिटिक्स या कुछ नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि यमुना जी सबकी हैं और एक दिन सबको वहीं जाना है। आप तो सब जानते हैं। तो इसमें अच्छे मन से ये काम करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको अपना कीमती समय दिया। अब देखना होगा जे क्या पूर्व पार्षद जब जीत कर आते हैं, फिर से पार्षद बनते हैं, तो क्या अपने जो वादे किए हैं उन पर खरे उतरेंगे? क्या जो यमुना में गिरते हुए नाले हैं उनको फिर से टेप करेंगे? उन्होंने बताया है कि इसकी प्रोसेसिंग है, जो सीवेज पंप लगे हुए हैं वहाँ तक जाता है, उससे आगे बढ़ता है। अगर वो जीत कर आते हैं तो फिर से इसका प्रयास करेंगे और उसको गिरते हुए नाले को बंद करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर मैं जीत कर आता हूं तो पूरे शहर में जो उनका क्षेत्र है उसमें CCTV कैमरे लगाएंगे, जिससे सुरक्षा और बढ़ेगी। और उन्होंने कहा है कि वो 5 साल में जो अपने विकास कार्य 80% तो कर चुके हैं, 20% रह गए हैं। अब देखना होगा जे कि क्या वो कर पाएंगे या नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24 पवन ठाकुर के साथ।